सम्माननीय सभासदों, सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसदों, युवा संसद के शीतकालीन सत्र पे आप सभी का स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। जी महोदया, आरती जो मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेगी। सुश्री आरती। मैं सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखूंगी, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके प्रति श्रद्धापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। श्री विपिन जो असम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। विपिन जी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? अंग्रेजी में हूँ। I, Vipin, having been elected as a member of the lower house of the youth parliament to swear in the name of God that I will true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, तो यह मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को श्री बसंतराव बलवंतराव चव्हाण जी के निधन की सूचना दूं। श्री चव्हाण जी महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद थे, जिनका 26 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री चव्हाण जी पहली बार 2009 में नयागांव विधानसभा सीट से महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे थे। वे सितंबर 2014 में कांग्रेस में शामिल हुए एवं पार्टी में शामिल होने से पहले ही उन्हें लोक लेखा नीति में नियुक्त किया गया था। श्री चव्हाण जी की मृत्यु दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। श्रीमान जी, श्री चव्हाण जी की मृत्यु से भारतीय राजनीति को अत्यधिक क्षति पहुंची है। भारतीय राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं भगवान से कामना करता हूं कि उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करें और मैं अपना शोक व्यक्त करता हूं। श्रीमती जी, मैं आपके एवं सदन के नेताओं के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करती हूँ। श्री चौहान जी का योगदान हमारी भारतीय राजनीति में अतुलनीय है। इस दुखद घड़ी में मेरा श्री चौहान जी के परिजनों से आग्रह है कि वे अपने आप को अकेला ना समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे तथा महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी श्रीमती।
मंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहूंगा। सुश्री गौरी, युवा एवं खेल मंत्री। सुश्री मुस्कान, पेट्रोलियम मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री रागिनी ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवर्धन नीति का क्या उद्देश्य है? क्या यह नीति अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल है? यदि नहीं तो सरकार इसके उपलक्ष्य में क्या उपाय कर रही है? शिक्षा मंत्री जी कृपया। महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवर्धन नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विभिन्न संस्कृति का पारस्परिक आदान प्रदान करना है। यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल है, लेकिन जब कभी भी इस नीति के अंतर्गत कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारणों को ज्ञात करके उनका समाधान कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 102 श्री राजराज। क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 83 रुपए के ऊपर पहुंच गया है? इस अवमूल्यन का क्या कारण है? रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को जानकारी है डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। महोदय, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में अधिक वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है। महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि भारतीय रुपए भले ही डॉलर की तुलना में 83 के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशी केंद्र बैंक और सॉवरेन फंड और एंडोमेंट फंड को भारतीय बांडों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पूंजी प्रवाह को स्थिर करना और रुपए को मदद करने में मदद मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का राजनीतिक रूप से मुद्रा स्थिरता को प्रतिबंधित करने का विचार कर रहा है, जिससे रुपए के मूल्य को स्थिर करने में मदद मिलेगी। निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने से भारत के व्यापार संतुलन को सुधारने और रुपए पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन के लिए रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनआरआई को भारत में निवेश करने हेतु विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लगातार रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। प्रश्न संख्या 103 श्री प्रताप रावत। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन मंत्री महोदय, आपकी सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसानों का हाल इतना बेहाल क्यों है? क्या किसानों की आय दोगुनी करने का वादा एकमात्र जुमला था? यदि नहीं तो आपकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों को लागू किया है, जिनमें फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि की गई है तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। भारतीय सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका बजट 2 लाख करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा फसल बीमा और सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। महोदय, भारत में अधिक मात्रा में बिजली सब्सिडी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से सिंचाई के लिए। इसके साथ ही कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत सरकार किसानों को बेहतर बाजार पहुंचे और उनके बाजार जोखिम को कम करने के लिए सुनिश्चित बायबैक व्यवस्था प्रदान करने के लिए निगमों तथा कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि खेती से नई तकनीक के विकास के लिए सरकार अनुसंधान एवं विकास में निवेश कर रही है।
जिससे किसानों की उत्पादक और लाभ बढ़ाने में मदद कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में कृषि ऋण वित्त वर्ष में के पहले के मुकाबले 8.2% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह कमी कृषि क्षेत्र के स्तर करने पर घरेलू उपलब्धता एवं बाजार वृद्धि दोनों को सुनिश्चित करने हेतु कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्नों के नियंत्रण पर रोक लगाने के कारण है। चीनी, गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज आदि जैसे कुछ उत्पादकों पर सरकार द्वारा नियंत्रण प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तथा बाजारों में सुधार आ सके। धन्यवाद।